वन लेस टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए सीटेक से रिलेटेड ये इंग्लिश पेडोलॉजी के जो नोट्स है वो वन शॉर्ट वीडियो में है और इसमें मेन पॉइंट्स बताऊंगी, उसको ध्यान से सुनिए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ तब भी सब्सक्राइब कर देना। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पेडोलॉजी में लर्निंग एक्विजिशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। एक एक करके पॉइंट्स बनाऊंगी, डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये डिटेल में नहीं, शॉर्ट में और ईजी तरीके से। लर्निंग क्या होता है? एक सीखना होता है। एक्विजिशन मतलब होता है अर्जन करना। एक लर्निंग क्या होगा? जब एक छोटे बच्चे की बात की जाती है जहाँ पर बच्चे को सीखना यानी सिखाते हैं, तो उसमें हमें एक तरीका होता है। लर्निंग मतलब एक तरीके से, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमेटिकली तरीके से सिखाया जाता है वो प्रक्रिया। तो हमें लर्निंग को सिस्टमेटिकली तरीके से सिखाने का मतलब है एक सही प्रोसेस में सिखाना, पूरा कॉन्शियस होकर सिखाना, मतलब पूरे ध्यानपूर्वक सिखाना। उसके बाद है ग्रेजुअली प्रोसेस में सिखाना, यानी कि एक ठीक तरीके से सिखाना। डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग यानी अलग अलग तरीके से हमें समझाना जरूरी होता है कि लर्निंग एक होता है कि हमारी मातृभाषा होती है। बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ कहीं ना कहीं अपनी जो लर्निंग है, जो उसका सीखना है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अर्थात यानी कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमेशा सीखते ही रहते हैं बच्चे। अभी से लेकर जब हम 0 से 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चा भी सीखता जाता है। एक्विजिशन का मतलब इसका उल्टा होता है। क्या होता है? एक्विजिशन में जो भी चीज़ अर्जन कर रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए बच्चे ने, ये होता है, हाँ, एक लर्निंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए। ये जो पॉइंट होता है ये फॉर्मल होता है, जो कि बच्चा पूरे प्रॉपर तरीके से स्कूल की ड्रेस में स्कूल में जाता है। अपना उसका बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अपने टाइम पीरियड में जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लर्निंग में वो होता है कि फॉर्मल तरीके से अपना डेस्क में बैठा है, प्रॉपर तरीके से बोर्ड है, डस्टर है, बुक्स है। तो ये चीज़ें एक तरीका है। लेकिन ये इनफॉर्मल होता है कि बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है, यानी जिस नेचर में रह रहा है, उसमें बच्चा भाषा सीख रहा है। अनकॉन्शियस होता है क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता होता कि किस तरीके से सीखनी है। जो भी हम इन्वायरमेंट में उसके आसपास बोलेंगे भाषा, वही भाषा वो बच्चा सीखता है। इसको कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज या नैरेटिव लैंग्वेज। लर्नर एक्वायर अपनी नॉलेज के अनुसार वो एक्वायर करता है, ऑटोमेटिकली सीखता जाता है। डू नॉट, इसमें ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती। जबकि लर्निंग में हमारे जो टीचर्स की नॉलेज होती है और हमारे टीचर्स की एक्सपीरियंस होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ग्रामर और रूल्स एंड वोकैब पूरी तरीके से यूज़ होती है, जबकि एक्विजिशन में ऐसा नहीं होता। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन मतलब होता है कि बच्चे को पूरा यूनिफॉर्म में जा रहा है, अनुशासन में रह रहा है, डिसिप्लिन में रह रहा है, बुक्स है, किताबें हैं, और उसके साथ जो है एटिकेट सीखता है। ये सारी चीज़ें हमारी लर्निंग में सीखते हैं। जबकि एक्विजिशन में कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी तरीके से वो सीख रहा है, और ग्रामर इसमें नहीं होता। सडनली जो भी इंग्लिश सीख रहा है, ये हिंदी बोल रहा है, जो भी अदर लैंग्वेज बोल रहा है, वो उसके लिए सीखना होगा। एक तरीके से वो एक्वायर कर रहा है, अर्जन कर रहा है, ठीक है। आगे है, जीन पियाजे ने कहा था कि जब बच्चा छोटा होता है, चाइल्ड कलेक्टेड स्मॉल चिक्स ऑन यूनिट नॉलेज एंड मेक्स अ बिगर कंसेप्ट। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि बच्चा की जो जब बच्चा सीखता है तो वो जन्मजात रूप से सीखता है, यानी गर्भावस्था से लेकर टिल डेथ तक वो कुछ ना कुछ भाषा में सीखता है। जीन पियाजे कहता है कि जो उसकी जो भाषा होती है, अगर हम कहें कि उसकी जो भाषा होती है वो स्मॉल यूनिट होती है, तो यानी कि उसे सीखने के लिए किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता है। उसके बाद नॉमचॉम्स्की कहते हैं कि जो भाषा होती है वो इनहेरिटेड होती है, यानी बच्चा अंदर से ही जब तक उस चीज़ को नहीं सीखेगा तब तक बच्चे नहीं। इन्होंने एक टर्म दी थी LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि लैंग्वेज एक्वायर डिवाइस दी थी। ये ऐसा अंतर होता है जो बच्चे के दिमाग में होता है, बच्चे की कंसेप्ट होती है, बच्चे की इमेज होती है, बच्चे का दिमाग में एक धारणा होती है जिसके थ्रू बच्चा अपनी भाषा को आसानी से सीख सकता है। वाइगोस्टी कहता है कि ये जो भाषा जो सीखते हैं वो एक सोशल यानी सामाजिक इंटरेक्शन से, खेल खेल में इंपॉर्टेंट टू रोल इन डेवलपमेंट ऑन कॉन्जुगेशन, यानी कि अपने दिमाग में बच्चा सोशलाइजेशन होकर। इसमें 3 थ्योरी बताई थी, आपको भी पता है कि सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीनों ही मिक्सअप हो जाता है जब बच्चा आसानी से इसी भाषा को सीख सकता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के आपको पता है, जब तक बच्चा मोटिवेशन नहीं होगा, जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, नकल कर करके सीखता है, एक दूसरे से कोरिलेशन करके सीखता है, एक्यूरेंसी हो जिसकी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ में सीखने के लिए उसके पास पकड़ होनी चाहिए, ओरल अप्रोच होनी चाहिए, नेचर ऑर्डर, सही ढंग से सीखने का तरीका होना चाहिए, यही सीक्वेंस में सीखने का तरीका होना चाहिए। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसमें कह रहा है टाइप ऑफ लिसनिंग। टाइप ऑफ लिसनिंग में होता है डिस्क्रिप्टिव लिसनिंग। इसमें क्या होता है, बच्चा एक
अर्ली एज तक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है कंप्रेसिव लिसनिंग, इसमें अंडरस्टैंडिंग द मैसेज का जो पैराग्राफ दिया होता है उसके बारे में समझ होती है और इसको नरेटिव लैंग्वेज में भी चला जाता है। फिर टाइप ऑफ स्पीकिंग की क्या है, इंटरैक्टिव मतलब होता है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना, कि सामने सामने हमें बातचीत करनी है। पार्शियली इंटरैक्टिव कैसे होता है, पब्लिकली हमें बात नहीं करनी है। नॉन इंटरैक्टिव रिकॉर्डिंग करके स्पीच का, ये सेकेंड लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट पॉइंट्स है कुछ, हम पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। लिसनिंग स्किल एंड लिंग्विस्टिक, पहला है प्रोनाउंसिएशन, ग्रोथ एंड वोकैब, ग्रोथ अदर नॉलेज, फिर है डिफरेंटेशन ऑफ साउंड एंड नेचुरल वे, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब भी लिसनिंग करेगा तो बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशन है या कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी साउंड अलग अलग डिफरेंट और उसके नेचर पे यानी उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जबकि स्पीकिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का तरीका, वोकैब शब्दकोश का, एक्सप्रेस टू मतलब उसकी फीलिंग और उसके व्यू को, अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट कर सके तो गेट, और उसकी बातचीत करने का और उसकी जो इंग्लिश कमांड है यानी कि जो भी बोलता है फ्लुएंसी मतलब बहुत ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी वह स्पीकिंग का डेवलपमेंट हो जाए। लिसनिंग में लिखने की जितनी जल्दी अच्छी होगी, उसकी वोकैब में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा, उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, उसको डिफरेंट साउंड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनका तरीका बहुत ईजी होना चाहिए। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज में क्या होता है, ग्रामर जब सिखाते हैं बच्चे को तो उसमें क्या रोल होता है भाषा का, उसकी हर चीज़ ग्रामर, वो कह रहे हैं कि इन इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग करेक्टली इन अंडर टेबल, यानी कि जो भी भाषा सीख रहा है बच्चा उसके पास शब्दों का पूरा सही तरीके से लिखने का तरीका होना चाहिए, नीचे बच्चा गलत लिख रहा है और आप आपको चेक करे जा रहे हो नहीं। ग्रामर की डेवलपमेंटिंग के लिए इसकी मेंटल एबिलिटी बहुत है, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग में क्वेश्चन करते समय हम चीज़ों को सोचते हैं और ऑब्जर्वेशन और उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्रामर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल इन प्रॉपर मिनट, इसका मतलब होता है कि बच्चे की जब भाषा सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं तो उसकी स्किल में बहुत अच्छी ग्रामर का ही कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है कि टीचिंग ग्रामर इज यूजली इन वांट टू प्रोसेस योर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब बच्चा सीखता है तो बच्चे के बारे में हम कहते हैं कॉन्क्रीट के, बच्चे को पहले से ही जो चीज़ दिखाई जाए, जो पढ़ाई जाए उसके बारे में बताया जाता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हम उसमें दिमाग में उस चीज़ों के बारे में इमेजिन करते हैं, ये सोचते हैं। तो उसके बाद मेथड ऑफ ग्रामर, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इंडक्टिव मेथड उसको कहते हैं जहाँ पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं फिर रूल बताया जाता है। डिडक्टिव मेथड में इसका उल्टा होता है, पहले रूल बताए जाते हैं, एग्जाम्पल स्पेसिफिक होता है यानी एक पर्टिकुलर चीज़ को समझाना, फिर जनरली की तरफ आना। नॉन टू अननोन में भी सेम ये मैक्सिमम ये नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिमेंटिक्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डिडक्टिव में मैंने बताया चैलेंज ऑफ टीचिंग लर्निंग इन डाइवर्सिटी रूम, जब भी हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके की क्लासरूम होनी चाहिए, स्कूल से इन्वायरमेंट होना चाहिए, सिस्टमेटिकली तरीके से इंग्लिश वोकैब होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेशन होना चाहिए, लर्निंग की एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए लैक ऑफ स्टडी मटेरियल्स होना चाहिए, ठीक है। आगे है लैंग्वेज स्किल में LSAR, यानी कि L मतलब लिसनिंग, R मतलब स्पीकिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग और W मतलब राइटिंग। इसमें दो स्किल होते हैं, दोनों स्किल को अलग अलग चीज़ों में बताया, एक तो रिस्पेक्टिव एक प्रोडक्टिव, ये पैसिव और एक्टिव। अब इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। रिस्पेक्टिव में लिसनिंग स्किल और लर्निंग आती है, जबकि प्रोडक्टिव मतलब उत्पादन करना, लिसनिंग मतलब हमें किसी चीज़ का अर्थ पता हो, लिसनिंग मतलब लिसनिंग और रीडिंग आता है, और प्रोडक्टिव में उसका उत्पादन करना कि किस तरीके से हम स्पीकिंग में लिख के बोल के, हम जितना बोलेंगे उतना ही अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा सुनेंगे उतना ही अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे उतना ही अच्छा लिखेंगे, और जितना अच्छा हम सुनेंगे उतने ही अच्छा पढ़ पाएंगे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट होता है, इस टर्म को इस तरीके से। टाइप ऑफ रीडिंग के दो होते हैं, एक लाउड रीडिंग मतलब होता है जोर जोर से पढ़ना, एक साइलेंटली धीरे धीरे पढ़ना। इसके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, फर्स्ट ही बता दी, सेकंड, थर्ड है स्कीमिंग। स्कीमिंग मतलब क्या होता है कि जनरल आइडिया, जैसे पैसेज है आपके पास उसको जल्दी जल्दी पढ़ना, ठीक है, रीडली हम जल्दी जल्दी फटाफट होता है। स्कैनिंग मतलब एक मान लीजिए एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन होती है आपने भी बताया, उसको हम स्पेसिफिक एरिया को जो एक कॉलम दिया होता है उसमें हम पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, वो होता है। इंसेंटिव रीडिंग होती है जो बहुत डीपली पढ़ी जाती है, केयरफुली पढ़ी जाती है, बहुत ध्यान से पढ़ी जाती है। इंसेंटिव रीडिंग क्या होती है, स्पेसिफिक ओवरऑल को कंटेंट जो भी है स्पेसिफिक दे रखे है उसको पढ़ना, मतलब मेन हेडिंग को समझ लीजिए। टीचिंग मेथड के बहुत समझ लीजिए, टीचिंग मेथड में सबसे आता है ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, सबसे पुराना मेथड होता है, इसको मदर टंग भी कह देते हैं, इसको नरेटिव। इसमें क्या होता है क्लासिकल ट्रेडिशन, यानी कि ग्रामर को ट्रांसलेट कर करके सिखाना, इसको ट्रांसलेट मेथड इसलिए भी कहा जाता है या ट्रेडिशनल इसलिए कि इसमें ग्रामर जैसे मान लीजिए मैं सपोज आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो उसको इंग्लिश को हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, तो इस तरीके की ग्रामर ट्रांसलेट मेथड होता है। जिसमें डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, नेचुरल ये होता है,
इसको कहते हैं, अगर मैं किसी हिंदी भाषा में बता रही हूँ तो मैं हिंदी में ही अर्थ बताऊंगी, अगर मैं इंग्लिश में कर रही हूँ तो इंग्लिश टू इंग्लिश, नॉट ट्रांसलेशन। इसका उल्टा होता है रैगमेटर। बायलिंगुअल होता है दोनों ही लैंग्वेज में मैं इसको इंस्ट्रक्ट करूंगी। इसमें क्या होता है, इसमें बायलिंगुअल का इंस्ट्रक्शन दूंगी कि मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में, बच्चे क्या होंगे जो अपनी भाषा होगी, अगर एक टीचर को देखे, टीचर अगर हिंदी बोल रहे तो स्टूडेंट उसका जो जवाब देंगे वो किस में देंगे, इंग्लिश में, तो इसको होता है बायलिंगुअल। ऑडियो लिंग्विस्टिक मेथड क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा ऑडियो मतलब साउंड, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, और इस प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस एंड मतलब जितनी जितनी इसकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही जितनी बच्चे अपनी साउंड से अपनी भाषा को सीख पाएंगे। एक होता है लिसनिंग स्किल और राइटिंग स्किल के पॉइंट, ये इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच, ये दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जाता है जब बच्चे को हम अगर बॉटम अप्रोच की बात करते हैं, इस मेथड की बात करते हैं, तो हम पहले जीरो से सिखाएंगे कि अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, फिर वर्ड सिखाएंगे, फिर सेंटेंस सिखाएंगे, फिर स्टोरी पे आएंगे। इसको ऊपर होता है पहले टॉप से, पहले हम इसको बच्चे को क्या सिखाएंगे, बच्चे को स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी सुनाएंगे, इसमें सेंटेंस है या पैराग्राफ सीखेगा, या फिर वर्ड्स, फिर अल्फ़ाबेट। तो ये सीक्वेंस होता है, तो इस सीक्वेंस का ध्यान रखिए, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइटिंग स्किल में होता है कि आपको राइटिंग करने के लिए गुड ऑर्गेनाइजेशन, सही तरीके से बताना, ग्रामर को ध्यान में रखना, और जो भी पर्पस दे रहे हो, जो भी ग्रामर सिखा रहे हो उसको क्लियर होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। राइटिंग के टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स में है, सबसे पहला है जो हमारा एक्सप्लोरेटरी, इसमें क्या होता है, विवरण करना, इसको ठीक तरीके से बताना। डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक होता है। परसीव प्रभावपूर्ण होना चाहिए। नरेटिव मतलब वृतांत जिसके बारे में हम बताते हैं। और क्रिएटिविटी राइटिंग होनी चाहिए। टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। एक ऑडियो होता है, एक विजुअल एड्स होता है, एक ऑडियो विजुअल एड्स होता है। ऑडियो वीडियो में रेडियो सुनते हैं, जिसमें आता है हमारा टेप रिकॉर्डर, लैंग्वेज एलेबिलिटी। विजुअल एड्स में आता है कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, जिसमें हम चॉक, बॉर्डर, चार्ट, पिक्चर्स, वॉकर्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ऑडियो विजुअल में हम जिसे कान से और विजुअली देखते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, फिल्म हो गई, कंप्यूटर में देखते हैं, और बड़े बड़े सिनेमा हॉल में होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। आगे देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम बच्चों को सही ढंग से पता करते हैं कि बच्चे किस जगह पे किस प्रोग्रेस में जा रहा है। स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ध्यान रखा जाता है, स्टूडेंट से स्किल को ध्यान रखा जाता है, जिसमें तीनों स्किल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। रिक्वायर द मोर अटेंशन, उसमें कितनी अटेंशन है। रिजल्ट टू टीचिंग इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। इसका पर्पस क्या होता है, डायग्नोसिस प्रॉब्लम से दूर करता है, मेक इन डिसीजन ले सकता है, इंप्रूवमेंट टीचिंग में, फैसिलिटी ऑफ लर्निंग, मोटिव द पार्टिसिपेंट, यानी कि धीरे धीरे अपने आप को मोटिव करता है, प्रभावित करता है। आगे लर्निंग आती है, लर्निंग में ध्यान दीजिए। डिसलेसिया रीडिंग से संबंधित होते हैं, डिसग्राफिया राइटिंग से संबंधित, डिसकैलकुलिया मैथ से संबंधित होता है, जिसमें मैथ संबंधी दिक्कतें आए। जैसे फोलियस शेप एंड डिसप्रैक्सिया मतलब मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेटर, यानी ग्रॉस मॉडल स्किल में कहीं ना कहीं वो मूवमेंट करने में दिक्कत आती है। मोफिया में साइज एंड शेप में, अमेसिया में टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, फेसिया में पर्पस इज एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ADHD अटेंशन अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है, इसमें बच्चा एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि हर जगह जो है कोऑर्डिनेटर नहीं करना पड़, सही से ध्यान नहीं देता, अटेंशन नहीं दे पाता अपने आप को कहीं भी। ऑटोलिज्म का मतलब होता है कि बच्चा काम जब भी काम करेगा या कोई भी स्किल करेगा वो हिलता रहेगा, मतलब एक जगह ठीक से बैठ नहीं पाएगा। CCLC होता है कंटिन्यूस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, रेफरेंस टू सिस्टम टू स्कूल बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, रिवोल्यूशन स्टूडेंट्स की जितने भी हमारे एस्पेक्ट होते हैं उसकी हम कह सकते हैं उसके एस्पेक्ट होते हैं जितने भी, उसको पर्सनालिटी को ठीक करना। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, वो दोनों पढ़ते हैं। कंटिन्यूसी प्रोसेस में बच्चे को रेगुलरली एक्टिविटी कराई जाती है, कंडक्ट कराया जाता है हर साल, उसको ध्यान में रखना होता है। कंप्रेसिव में उसके मेंटल, उसका फिजिकल, उसका इमोशनल एस्पेक्ट प्रोग्रेस करना होता है। CCC में भी 2 पॉइंट्स होते हैं। CC कंटिन्यूस में समझ लेते हैं। कंटिन्यूस में क्या होता है, लर्निंग, और उसमें आता है असेसमेंट प्रैक्टिकल, मतलब लर्निंग भी ध्यान रखनी है और आकलन को भी ध्यान में रखना है जो होता है। फिर हमने पढ़ा है कि कंप्रेसिव में 2 होते हैं, एक कोलेस्टिक एरिया होता है, एक होता है कोलेस्टिक एरिया। इसमें क्या होता है, कोलेस्टिक में 2 होते हैं, एक FA1 और SA1, जिसमें आपको पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जहाँ पे बच्चों की जो मिड में जैसे एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के बाद सिलेबस करने के बाद सीधा ही यूनिट टेस्ट लिया जाता है कि बच्चों का प्रोग्रेस कितनी हुई है। देन फिर उसके बाद लास्ट में अंत में हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना गेन किया है, उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं हम। और कोलेस्टिक एरिया में कहता है हमारी लाइफ से स्किल से रिलेटेड, जैसे हमारे अदर्स होते हैं, जो और भी कलेक्टिव एक्टिविटी होती है उसमें ध्यान दिया जाता है। इसमें यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं, असेसमेंट फॉर
असेसमेंट फॉर ऐसे 1 में सीख लिया जाता है जो मिड टर्म में आता है। असेसमेंट ऑफ ऐसे 1, असेसमेंट फॉर FA2 जितना उसको आता है उसका ज्ञान क्या करना। एक असेसमेंट एज होता है जो खुद से सेल्फ स्टडी करके एक बच्चा करता है। फिगर और स्पीच समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि उपमा बनने स्माइली, इसमें आता है ट्रिक्स बता रही हूँ, इसमें सो लाइक एज आ जाए वहाँ पे ये लगाना है। फिर है रूपक अलंकार जिसमें मेटाफोर होता है, ट्रिक्स होती है इज हमारा हैज हैव वर्ब्स आए जितने भी वो। फिर प्रोसोफिकेशन क्या होता है, मेक्स फॉर ह्यूमन एंड दीज, इसमें मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीय अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पे प्राकृतिक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अब फिर अगला है विरोधाभास जिसमें होता है ऑक्सिमोलॉजिस्टिक्स, इसमें अपोजिट वर्ड्स क्या होता है, एफोसिटिक्स इसमें हेसिमुलेशन होता है। एलिट्रेशंस वर्ड्स इसमें कॉन्सोनेंट साउंड जैसे लेजी लैन लो होता है। अगला है हमारा हाइपरबोल, गिवन इन एग्रीमेंट स्टेटमेंट इन आई डाइड इन लैंग्वेज इज नोटेशन होता है। उसके बाद है ओनोमोलोटन पोडिया, इसमें वर्ड्स दैट इमिटेट मतलब नकल के काउंट डिस्क्राइब करता है, जैसे बस स्प्लैश बूम, दिस वर्ड्स इज इमिटेट साउंड होती है, सेम साउंड की आवाज़ आती है। इन्होंने ट्रिक्स इज सस्पेक्टिव पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। पैराडॉक्स मतलब जो होता है पॉसिबल थिंग इज कीप इज टुगेदर। अगला है डायजल मुहावरे और ये लोकोक्तियाँ क्या होती है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ वो होती है जहाँ पे हमें एक मुहावरा दिया जाता है, एक अर्थ दिया जाता है, उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना होता है। आगे एक मॉडर्न टर्म्स है जिसको हम पढ़ लेते हैं। लेक्सिकल एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें डिपेंड होता है इसके मीनिंग पे, जिसमें आता है लव काउ एज ए वेल जो सेम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है रिलेलिया, इस डेली एक्टिविटीज पे जैसे टीचिंग लर्निंग मैटर होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, जैसे हमारे न्यूज़पेपर हो गए, कॉइन्स हो गए, पेपर्स हो गए, टिकट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। होमोमोलिंग होता है वर्ड्स इज सम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी स्पेलिंग जो होती है वो सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन में भी कहीं ना कहीं अर्थ हमारा सेम होता है, बैट अर्थ अलग होता है, स्पेलिंग सेम होती है। होमोफोन क्या होता है, वर्ड्स इज सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट ऑल एस्पेक्ट, जैसे यानी कि बोलने में वो सेम लगता है बाय बाय बाय, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मीनिंग, सेंटेंस का अर्थ होना चाहिए। सिंटेक्स होता है कि ऑर्डर, शब्दों को वाक्य में किस प्रकार लगाया जाता है उसको कहते हैं ऑर्डर टू वर्ड्स इन द सिंटेक्स। फोनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ साउंड, जो साउंड सुनाई देती है। फोनोलॉजी, जिस फोनोलॉजी की साउंड के बोल रहे हैं उसकी नॉलेज होना, ठीक है, वो फोनोलॉजी कहती है। फोनिम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, ये पूछा जाता है हर बार, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज, जिसमें सोनिम होते हैं 23 हमारी वोवल होते हैं 20, इसमें लिखा है वोकैब और सी वोवल्स और मिला के हमारे सी इज कॉन्सोनेंट 24 टोटल मिला के बता रहे हैं, हिंदी में बता रहे हैं 44 हमारा जो सोनिम होता है। अब है मॉर्फोलिन, मिमिनियल इस यूनिट ऑफ वर्ड्स होते हैं। लिंग्विस्टिक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन द स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ ग्रामर, हर सारे व्याकरण को सिस्टमेटिक तरीके से फोनिक तरीके से सिखाया जाता है। मोफोलॉजी सिस्टम ऑफ वर्ड्स मानी उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं जो आगे और हम पीछे लगाए जाते हैं। फोनिक स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मीनिंग, जो भी हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। डिफोलॉजी जिसमें डबल वोवल्स और साउंड इन वर्ड्स, डबल वोवल्स की साउंड की आवाज़ आती है। अगला है कि इन्फर्स्टाइनल्स कंप्रेसिव स्पेसिफिक पीस टू फाइंड आउट करना, इंफॉर्मेशन जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट की स्पीड से पढ़ता है, मतलब बहुत जल्दी पढ़ता है। BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें बच्चा इंटरेक्ट होता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, जो बेसिक हमारी कम्युनिकेशन स्किल है। CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो भी उसने कॉग्निटिव लैंग्वेज अप्रोच मतलब जो भी उन्होंने ज्ञात किया है, एकेडमिक रिपोर्ट जो भी है उसकी भाषा में अच्छी पकड़ होना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रचनात्मक उपागम, कम्युनिकेटिव अप्रोच संप्रेषण, बातचीत कर करके सीखना। फंक्शन क्राइंग मतलब रोना, फंक्शन वाला नहीं करना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबलिंग जो होता है वो कूलिंग होता है, जो बच्चा 6 मंथ में करता है कूलिंग। बाबलिंग होता है 6 मंथ बाद वह बबलाना शुरू करता है। फिर 1 वर्ड सीखता है वो 1 ईयर्स में, 2 वर्ड सीखता है वो 18 मंथ में, जिसको हम कहते हैं टेलीग्राफिक। मल्टीपल डायलेक्ट होता है 2 से 4 ईयर्स के बच्चे में। CLT यह शॉर्ट फॉर्म में, इसे ध्यान रख ले, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इन टीचिंग। TBLA टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। CCL कम्युनिकेट लैंग्वेज लर्निंग। CLT स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LAC लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। GPT ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो हम नॉन सर्च की में थी। इनोटेशंस माने द वे इज समवन वॉइस राइज एंड फॉल एंड अप एंड डाउन हम करते हैं जब भाषा या कविता बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है। इस क्वेश्चन में कहते हैं जिसमें यस या नो आंसर दिया जाए उसको कहते हैं
पोर्टफोलियोज को कहते हैं जहाँ पे एक फाइल बनाई जाती है और फाइल में सारे बच्चे की डिटेल होती है, जिसके फैक्ट होते हैं, इसके प्रोसेस होते हैं, इसकी वैल्यू होती है, इसके एटीट्यूड्स होते हैं। इंडिविजुअल में IEP इंडिविजुअलिस्ट एजुकेशन प्रोग्राम। रेटिंग स्किल एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसमें हमें एक्सेलेंट टू बैड की तरीके से देता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसे समझना। फिर उसके बाद है CAL, ये वाला ऊपर वाला नहीं करना, फाइंड आउट मतलब होता है इसका, ये तो इसका होता है फाइंड करना चीज़ों को, क्वेश्चन को ढूंढना। CAL कोऑपरेटिव लैंग्वेज अप्रोच होता है इसका मीनिंग। उसके बाद है क्रेशन ने 4 टर्म दी थी, सेकंड लैंग्वेज पर ध्यान दिया था। सेकंड लैंग्वेज कराने का मतलब यही था कि बच्चा सेकंड लैंग्वेज को किस तरीके से सीख रहा है। सबसे पहले है एक्वायर करता है, बच्चों को अर्जन करता है। कोई भी भाषा अगर हम सेकंड लैंग्वेज कह सकते हैं, कोई भी भाषा सीखने के लिए वो सबसे पहले उसको एक्वायर करता है, उसको फिर सीखता है। जो भी भाषा उसने सीखी है हम उसको मॉनिटर करेंगे, उसको ध्यान देंगे कि इस तरीके से सीखी है और उसको सही क्रम में लगाएंगे। फिर नेचर के द्वारा ऑर्डर देना, यानी तो ऑर्डर का मतलब होता है कि उसको सही सीक्वेंस में लगाकर उसके सही तरीका बताएंगे, उसे नियम बताएंगे, उसे इनपुट। अब जो बच्चे ने भाषा सीखी है उसके लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे, अब मतलब ऊपर की तरफ ले जाएंगे कि जितनी भी भाषा उसने सीखी कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करेंगे। इफेक्टिव फिल्टर होता है कि बच्चे ने जो भी भाषा सीखी है उसमें इतना अप किया है उसको और मोटिवेट करना, यानी सही मोटिवेशन। इफेक्टिव मतलब होता है कि सही फिल्टर करना, सही तरीके से उसको प्रभाव कितना पड़ा है। लास्ट एंड लीस्ट NLP आपको मैंने CDP में बता चुकी हूँ। डायग्नोसिस और पहचानना, चीज़ों को पहचानना, फिर उसका उपचार करना, ये 2 तरीके होते हैं। इंग्लिश के कुछ टैग वर्ड्स है उसकी तरफ ले चलते हैं, फिर 10 हम आके क्लास में क्वेश्चन करेंगे। टैग वर्ड्स जो CTEC से हैं और आपको उसको रिवाइज करना है कि कैसे यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले है एक्टिव पार्टिसिपेट वर्ड आ जाए, वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं जिसमें बच्चा एक्टिविटीली पार्टिसिपेट करे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रेडीमेड क्लास हो, अच्छी क्लास हो जहाँ पे बच्चा कुछ सीखने को मिले। हैबिट फॉर्मेशन हो, लैंग्वेज स्किल हो जिसमें LSRD हो, चाइल्ड सेंटर लर्निंग जहाँ पे आज के नहीं बच्चे की पॉजिटिव टैग वर्ड्स को ध्यान का मतलब है कि बच्चे के जितने भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब है बच्चे को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव टैग्स है वो सारे के सारे राइट होंगे। मल्टीलिंगुअल अप्रोच, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरेक्शन विद रियल लाइफ से एंकरेज करना बच्चों को, डाइवर्सिटी, क्रिएटिविटी थिंकिंग, इंटीग्रेटेड रेडीमेड क्लास, वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, connect with previous experience, discuss, debate, learning and doing, learning by doing, exclusive education, enable practice and contents, discovery, participate in role play। उसके बाद हमारा है अंडरस्टैंडिंग एंड रियल वे, इंटरैक्टिव, रिलेटिव, पर्सनल रिस्पॉन्स, कॉन्सेंट। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी बताऊंगी ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से इसे टैग वर्ड्स को आपको एग्जाम में, जो कल का एग्जाम है उसमें प्रैक्टिस करनी है। लेके चलते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की ओर। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है इंग्लिश के। रोट लर्निंग, जहाँ पे रटने की बात हो, स्क्रीमिंग की बात हो, जनरल ब्राइसिस मतलब नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे भेदभाव किया जाए लड़के और लड़के में। कंट्रोल क्लास, यूर फुल डिसिप्लिन, ये भी है। टीचिंग सेंटर अप्रोच, ये भी नेगेटिव है। ओनली लेक्चर मेथड नेगेटिव है। वन स्किल एट ए टाइम, फोकस्ड इन सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही फोकस कराना इज नॉट कन्वेंट, मतलब एक ही चीज़ को, एक होता है डाइवर्सिटी लर्निंग, एक कॉग्निटिव लर्निंग। इसमें होता है कि बच्चा एक ही तरीके से एक ही चीज़ को सीखे जा रहा है और डाइवर्सिटी में डिफरेंट तरीके से बच्चा सीख रहा है, तो वो होगा। क्लोज ऑन ग्रामर, मोर फोकस इन ग्रामर रूल्स नहीं फोकस करना, ज़्यादातर इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके से ग्रुप्स नहीं बनाना। डू ही ड्रो वर्क, सिर्फ वहाँ को कंटिन्यूसली वर्क ही कराना। प्रोवाइडिंग नोट्स देना नहीं, प्रोवाइडिंग हमें भी कभी भी बच्चों को नोट्स नहीं देना, तो ये कहने का होता है। रिवॉर्ड्स, रैंकिंग, ग्रेड, ये सब नहीं होना चाहिए। ओनली ऑप्शन आए तो इस रॉन्ग। स्ट्रेस, बर्डन और रिलैक्स और अंडरस्टैंडिंग यूजिंग डिक्शनरी, तो ये सारे चीज़ हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं इंग्लिश के। अब इसकी तरफ से लगता है क्वेश्चन की तरफ। 1 या 2 क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इसलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश पेडोलॉजी के कुछ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द बेस्ट करेक्शन इज टेक्निक्स, तो कौन सी करेक्शन इज टेक्निक्स जो होती है तो देखते हैं। द लर्नर शुड बी करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। Correction work should be done as a whole class activity so that no learner will repeat the errors, मतलब कह रहे पढ़ते हैं। learner errors need not be corrected at all. Teacher do not error analysis the fine pattern and the reteach clarify and the area of to the learner। वो कह रहे हैं कि सबसे पहला कि बेस्ट करेक्शन का क्या टेक्निक्स होती है, अगर बच्चे की गलती हो जाती है तो हम उसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो उन्होंने बोला कि लर्नर जो होता है वो करेक्टेड एट द मोमेंट, उसी टाइम पर बोलकर ठीक कर लेता है, या करेक्शन वर्क, उसे करेक्शन दी जाती है
होल द जितनी भी क्लास की एक्टिविटी है उसके लिए लर्नर, नॉट लर्नर रिपीट नहीं करेगा। लर्नर एरर नीड टू बी करेक्टेड टू लर्नर के अगर जो सीखने वाला है उसके अगर एरर आ रहा है तो हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे। आगे कह रहे हैं टीचर डू द एरर एनालाइज, टीचर ध्यान देगी और उन्हें विश्लेषण करेगी एंड फाइंड द उसका तरीका बताएगी एंड री टीच उसको अगेन पढ़ेगी और उस एरिया को लर्नर को सिखाएगी, उस जो सीखने वाला है उसको बताएगी कि इस तरीके से सीखना चाहिए नहीं चाहिए। तो इसमें बेस्ट तरीका अगर हम देखें तो बेस्ट वे अगर हम कहें तो एक टीचर का तरीका होता है कि जो भी गलतियाँ आ रही हैं बच्चे की देखे और उसको करेक्शन करे उसी समय। तो इसका ऑप्शन है द टीचर डू द एरर एनालाइज and the find pattern, then the reteach the clarify the area to the learner। तो राइट आंसर इज ऑप्शन अगर हम कहते हैं तो हमारा राइट आंसर इज 4। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन में। एज अ लैंग्वेज टीचर शुड बी ट्राई टू टर्न वन स्टूडेंट इनटू सक्सेस डिक्शनरी यूजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट टू वे प्रमोट द यूज ऑफ डिक्शनरी। वे क्लास में वो कह रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज अगर टीचर सिखा रहा है और हमारे जो स्टूडेंट है वो डिक्शनरी यूज करके पास हो रहे हैं तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आंसर। द वे ऑफ द फॉर्मेट मतलब ऊपर बढ़ाना यूज द डिक्शनरी यूज करके। तो फाइंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द चूजिंग द मीनिंग दैट इज रेलिवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, हाउ डू वर्ड्स इन स्पैन, रीडिंग द टीचर एंड एवरी न्यू वर्ड्स। ठीक है, अगर हम देखें तो हर एक डिक्शनरी में जितने भी अगर वर्ड्स आ रहे हैं जो मुश्किल है तो हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को हम रीडिंग करते समय न्यू वर्ड्स को नोट डाउन करके डिक्शनरी में अपनी अपनी जो भी डिक्शनरी है उसमें बना सकते हैं। तो राइट आंसर इज 4। ठीक है, राइट आंसर इज 4। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द लैंग्वेज क्लासरूम आर द चाइल्ड ऑफ्टन फेसेस प्रॉब्लम। क्या फेसेस कर रहा है बच्चे क्लासरूम में? इन द लर्निंग हिज हर द फर्स्ट लैंग्वेज एट अ स्कूल। क्यों जो फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है उसका रीज़न बताना है। 138 में वो कह रहे हैं द लैंग्वेज हीज आर ओन लैंग्वेज एट स्कूल नॉट इंटरेस्टिंग। जो भी लैंग्वेज उसको सीख रहा है वो सीख रहा है स्कूल में, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल दैन होम लैंग्वेज। स्कूल लैंग्वेज वैसे ही सिखा रहा है जैसे उसमें सिखाते हैं घर पे। उसके बाद कह रहे हैं कि द चाइल्ड इज नो चाइल्ड आता है दैट इज लैंग्वेज दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग द सेम लैंग्वेज अगेन। उसको जो भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज के बारे में उसको पता है कि तो उसको उस लैंग्वेज को सीखने में पॉइंट नहीं हो रहा और उसको सेम लैंग्वेज बार बार में रिपीट हो रही है। अगला कह रहे हैं दैट इज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फॉर दैम लर्न। उसे सीखने में कहीं कहीं डिफिकल्टी हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम अगर सही आंसर देखें तो स्कूल लैंग्वेज इज फोर फॉर्मल इन होम। स्कूल लैंग्वेज जो सिखा रहा है वो एक घर की लैंग्वेज जो उसने सीखी है उसी तरीके से। तो इसका राइट ऑप्शन इज सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे इज एसेस जो राइटिंग स्किल के लिए कौन सा सबसे बेस्ट तरीका रहेगा? द आंसर इज क्वेश्चन बेस्ड ऑफ चैप्टर एंड द टेक्स्ट बुक। आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़े, आंसर दिए, चैप्टर में से फुल। डिक्शनरी मेथड, डिक्शनरी खोली, शब्दकोश खोला, उसमें से आंसर देखा दिस। उसके बाद कह रहे हैं राइटिंग देयर एक्सपीरियंस एंड द कॉम्पिटिशन है। ये कॉम्पिटिशन ऑफ गुड हैंड राइटिंग मतलब उनकी जो हैंड राइटिंग है उसको सुधार उसकी राइटिंग में अच्छा करना। दूसरा लिखा हुआ है हैंड राइटिंग को मतलब अच्छी तरीके से लिखना बस। और कह रहे हैं डिक्शनरी में देखना और एक होता है टेक्स्ट बुक। देखिए यहाँ पे राइटिंग के जो हमारे अगर हम राइटिंग की बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल को हमें क्या करना चाहिए, राइटिंग देयर एक्सपीरियंस हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखते हुए उसको सही वे में करना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि हमें राइटिंग स्किल के लिए अलाउ द स्टूडेंट एंड राइटिंग देयर एक्सपीरियंस इज ऑन वर्ड्स, उनके वर्ड्स को ठीक एक्सपीरियंस के द्वारा ठीक करना। तो इस राइट ऑप्शन इज थर्ड इज राइट। अगला देखिए फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज गेन मोमेंटम विद द लैंग्वेज ऑफ डैश द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। कौन सी ये वाली जो लैंग्वेज है जो फंक्शन एस्पेक्ट, मैंने आपको उस दिन फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था जिसमें स्ट्रक्चर अप्रोच में हमें सीधा कॉन्टेटिव अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि जो हमारी जिसमें हम ग्रामर ट्रांसलेशन लेक्चर करते हैं उसमें क्या होता है कि बच्चे की एक इंग्लिश की एक लैंग्वेज को दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है। कंस्ट्रक्टिव में चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। लेकिन कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो होती है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसमें बच्चा अपनी बात को कम्युनिकेट करके बहुत ही अच्छी तरीके से भाषा को गेन कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन अगर है, ठीक है, राइट। टू एक्सेस द रीडिंग एबिलिटी टू प्राइमरी लेवल, प्राइमरी रीडिंग एबिलिटी बतानी है तो वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब सही बहुत बेस्ट कौन सा आंसर होगा? देखिए आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट प्राइमरी स्कूल में, द नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स देना उसको खाली नॉलेज के अनुसार, कंप्रेहेंसिव ऑफ टेस्ट,
और सिंसिव वेब रीडिंग, बस खाली उसको पढ़ पढ़ के उसकी भाषा को सुधारना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को देखना है कि आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है कि बच्चे ने जो रीडिंग की है उसमें कितने सही तरीके से वो बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा। तो राइट ऑप्शन इज हमारा फर्स्ट है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट, जहाँ पे फिजिकल मूवमेंट आता है तब तक ध्यान रखिए टास्क बेस्ड लर्निंग TBLA, ये टास्क बेस्ड लर्निंग होती है। कोऑपरेटिव लर्निंग, आप में कोऑपरेट करके, कम्युनिकेशन लैंग्वेज आपको पता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज टीचिंग, आपस में बातचीत करके। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मतलब होता है जहाँ पे भाषा का फिजिकल मूवमेंट भी कहीं ना कहीं हो रहा है, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज राइट आंसर। ग्रामर ट्रांसलेटर मैटर डज नोट, मतलब कह रहे ग्रामर ट्रांसलेशन कौन सा इसमें पॉइंट सही नहीं है। एनकरेज द लर्निंग थ्रू द मदर टंग, पहला कह रहे हैं गिवन इंपॉर्टेंट टू ग्रामर, एनहांस स्टूडेंट इज कम्युनिकेटिव स्किल, नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं कि इसमें नेगेटिव में कौन सा मेथड नहीं है। अनेबल टू द स्टूडेंट यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली, तो वो कह रहे हैं कि जो ग्रामर ट्रांसलेटर है वो अलाउ करता है कि स्टूडेंट जो भी है वो ग्रामर के रूल एंड रोल्स को पढ़े, उसको समझे और उसके सेंटेंस को सही तरीके से बनाए। तो अगर हम इसकी बात करें तो एंकरेज टू, जिस लैंग्वेज जो भाषा हमें सिखा रहे हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हमारी जो टारगेट लैंग्वेज एंड नरेटिव लैंग्वेज आती है, एंड इट हैंस द लर्निंग इज थ्रू मदर टंग, और मदर टंग को भी ग्रामेटिकली तरीके से या कम्युनिकेटिव स्किल की तरीके से सिखाना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए लर्निंग को सीखने में मदर टंग की। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। टैग वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, देखो एंकरेज आ गया, जो मैंने आपको एंकरेज बताया टैग वर्ड्स। ठीक है, और ऊपर भी मैंने आपको यहाँ पे बताया तो सीधा ही सिंपल तरीके से आया था। आइडेंटिफाई भी शब्द नहीं आया, तो और बीच बीच में चाहेंगे जो यूज होते हैं तो बताती जाऊँगी। विच अमंग द फॉलोइंग इन स्पोर्ट द प्री रीडिंग एक्टिविटी, क्या होती है प्री रीडिंग एक्टिविटी में बच्चा एक्टिविटी कितनी तरीके से करता है, तो उसके बारे में यूजिंग परफेसिंग टास्क, यूजिंग द प्रेडिक्शन रिस्क टास्क, आस्किंग लर्नर टू समराइज द टेक्स्ट, मतलब समराइज तरीके से पढ़ना। उसके बाद कह रहे हैं टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, अब वो कह रहे हैं कि इसमें राइट ऑप्शन अगर हम देखें यूजिंग द प्रेडिक्शन टास्क, इसका मतलब होता है कि बच्चे को प्री रीडिंग के टाइम में प्रेडिक्शन टास्क एक्टिविटी कराना, कैरी द यूर बिफोर रीडिंग वेयर लर्नर एंड द कैन प्रिडिक्ट वट एवर देयर यू गोइंग टू रीड एंड लिसनिंग, उसकी भाषा को पढ़ना और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राइट आंसर इज सेकेंड। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है पोर्टफोलियो असेसमेंट के लिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था। पोर्टफोलियो कहता है कि एक एविडेंस होता है जिसमें बच्चे की सारी चीज़ें को ध्यान में रखते जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका नॉट करेक्ट बताना है, नहीं वाला। देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंस में पूछा तो आप राइट मत लगा देना। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कह रहे हैं, लिखा हुआ है कि पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग, इट हेल्प स्टूडेंट टू बी बिकम मोर ऑटोनोमस, हिज फोरस्टर student and reflection and help to them the self monitor their learning. पोर्टफोलियो असेसमेंट इज नॉट असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। देखिए सबसे पहला है कि पोस्ट मॉर्निंग में एविडेंस यूज़ किए जाते हैं, उनकी हेल्प की जाती है, ये भी ठीक है। स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं हेल्प करके उनको सेल्फ मॉनिटर करा जाता है, यानी उससे पता चलता है कि बच्चे में कितनी लर्निंग को सीखा है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पोर्टफोलियो इज़ वन ऑफ द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। सिर्फ एक वन टाइम के लिए असेसमेंट करना और फिर उसकी लर्निंग को नहीं, वो रेगुलर असेसमेंट हो सकता है और रेगुलर होता ही रहता है। हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स इज एसोसिएटेड with the standard of the require and to learner, the collect of your work is often gather over the long period to time to reflect. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो हमें पता है लेकिन रॉन्ग बताना था इसमें, तो रॉन्ग इज फोर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। 140 पे स्क्लबिंग मैंने बताया था, इसका बार बार में बच्चे जब हम सीखते हैं ना तो बच्चे जब पेन पकड़ता है तो स्क्लबिंग करता है, तो इस तरीके से लाइनें लिखता है, तो इसके बारे में पूछा गया है। इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप टू लर्निंग टू राइट बिकॉज चिल्ड्रन इज आर टू राइट। जब भी इम्पॉर्टेंट, क्या ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो भी हम राइटिंग के लिए सिखा रहे हैं, इट इज़ अ इम्पोर्टेंस टर्म्स होती है जहाँ पे बच्चा पेंसिल को पकड़ने के लिए इट हैज़ टू यूज़ दी स्क्लबिंग, पेंसिल को यूज़ करता है और उससे कहीं ना कहीं बच्चे में राइटिंग स्किल जो है, लिखने की पावर डेवलप होती है। लिखने की मतलब वो पकड़ना सीखता है चीज़ों को, होल्ड इट इन स्पैन एंड द रीड एंड स्क्लबिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह सकते हैं, आगे पूछते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन द प्रोड्यूस द लेटर द वर्ड्स राइट टू द वे इज पिक द पेन एंड पेंसिल टू मेक मीनिंग द मार्क्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता, स्पेंड सम टाइम टू रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमेरिक्स, नहीं ये भी कोई नहीं कहता कि अपने टाइम को उस समय में खर्च करे। जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी नकल करना, जी नहीं, दिस इज द राइट आंसर इज द प्रोड्यूस द लेटर, अगेन प्रोड्यूस द लेटर एंड वर्ड्स राइट द वे पिक द एंड पेन एंड द पेंसिल। ठीक है,
राइट आंसर इज, अगर हम देखें तो प्रोड्यूस द राइट टाइम मीन कहने का अभिप्राय है कि टू टू अ यंग चाइल्ड एज इट इज द वे ऑफ द राइटिंग हिज हर एंड थॉट, अ चाइल्ड इज मेक्स मीनिंग फॉर द मार्क्स दे इज ग्रेट। तो अगर हम मीनिंग ऑफ द मार्क्स इज, सॉरी गलत बता दिया मैंने, नीचे वाला द मीनिंग इज द मार्क्स ऑफ द दैम, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट होगा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। आगे करते हैं, द इफ योर चिल्ड्रन हियर टू लैंग्वेज स्पोकन राउंड एंड दैम एक्सप्लोज टू लैंग्वेज विल, बच्चा दो लैंग्वेज सुन रहा है और समझ रहा है, बोल रहा है, ठीक है। आपको बताना कि वो दो लैंग्वेज किस तरीके से, उसकी क्या वो तरीका जो उसने सीखा है वो क्या गलत है या सही है, क्या है, इसके बारे में बताना है। प्लेस द चिल्ड्रन एट डिसएडवांटेज, दूसरा है प्लेस द चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज, नोट मेक द एनी डिफरेंट, इंटरफेयर द मैनुअली इन विद द अदर वन। तो अगर हम लें तो बच्चे की ये डिसएडवांटेज नहीं है, अगर बच्चे को एक लैंग्वेज से ज़्यादा दो लैंग्वेज आ रही है तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट है। तो इफ़ यू देयर हेयर टू लैंग्वेज स्पोकन अराउंड देम द एक्सप्लोज टू लैंग्वेज एंड देयर प्लेस ऑफ द एन एडवर्टेंट, तो इसका राइट ऑप्शन इज सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द ग्रामर टास्क आर दी टू बी ही कंसेप्चुअलाइज, टू बी लाइफ ओरिएंटेड, फुली दिस फोकस या मेमोरी बेस्ड। देखिए मेमोरी बेस्ड लर्नर नहीं होता, ग्रामर ट्रांसलेटर में क्या होता है, टू बी कंटेक्चुअलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, कंटेक्चुअलाइज्ड इन द लास्ट सेंचुरी इज ओवर वर देयर टू टीच द ग्रामर एट ऑल, फॉर द रिसर्चर्स इज नाउ एग्री टू ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्प्रूव स्टूडेंट राइटिंग इफ यू द ग्रामर इज टॉट इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो टू बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला चलते हैं, व्हाट इज द नॉन चॉस्की में से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज द सजेशन बाय नॉन चॉस्की ने क्या दिया था। नॉन चॉस्की ने कहा था कि आप देखते हैं ऑप्शन, देयर इज अ नो fundamental ability to language when a child is born, children require language in different way and the different rates of depending on the culture into the they were born. There is the innate human ability required to language, there are learn language and the products of productive reinforcement आपको पता भी है कि पावलोव की थ्योरी ने दिया था reinforcement नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं, देयर इज द इनिटिव, इससे पहले और देखते हैं, देयर इज द नो फंडामेंटल एबिलिटी ऑफ दिस चाइल्ड इज बोर्न, ये नेगेटिव सेंस में है। चिल्ड्रन रिक्वायर लैंग्वेज इन डिफरेंट वे, हाँ चिल्ड्रन रिक्वायर करता है डिफरेंट लैंग्वेज, इज रेट ऑफ डिपेंडिंग ऑफ कल्चर इन, कल्चर की बात करते हैं, कल्चर सोशलाइजेशन ये किसने दी थी, वाइगोस्टी ने दी थी, तो इसका राइट आंसर नहीं बताना। नॉर्म चॉम्स्की की देयर इज इनिटेट बच्चा जन्मजात ही सीखता है एबिलिटी और उसकी लैंग्वेज को सीख सकता है, तो इसका आंसर इज थर्ड, राइट आंसर इज थर्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट एंड लीस्ट, द टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू राइट द लेटर द अल्फाबेट विद द हेल्प ऑफ देयर फिगर इन द सैंड ट्रे एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी इज टू, तो ये ऑब्जेक्टिव करवाया टीचर ने, तो उस ऑब्जेक्टिव को किस स्केल में, राइटिंग लेटर्स इज अल्फाबेट टू हेल्प देयर फिगर एंड सैंड ट्रे इन द ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी किस में था, प्रमोट द प्ले फुल एटमॉस्फेयर इन द क्लास, मेक देम अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड डर्टी हैंड, स्ट्रेंथ देयर फाइन मोटर स्किल एंड डाइवर्ट देयर अटेंशन फॉर होम सिकनेस। देखिए डाइवर्ट देयर होम सिकनेस तो हो नहीं सकता, आपको भी पता है बच्चों को क्ले सी चीज़ें बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होती है, छोटे बच्चों में बहुत एक्टिविटी होती है, और उसमें बच्चा क्या हो रहा है, बच्चे की एक दो स्किल मैंने सिखाई थी CDP में, जिसमें होता है फाइन मोटर स्किल, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में हमें छोटी मसल्स का प्रयोग करते हैं, ग्रॉस में बड़ी मसल का, तो उसके लिए एंकरेज कर रहे हैं इस एक्टिविटी को टीचर, तो इसका राइट आंसर इस सीधा ही है स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ को, उनके हैंड को फाइन मोटर स्किल इस डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चे की, टीचर एक एक्टिविटी करा के। द टीचर इज आस्किंग यू टू राइट द लेटर इज अल्फाबेट विद द हेल्प ऑफ द फिगर इज सन द पॉजिटिव एग्जेक्टिव, उसका उद्देश्य है कि ऑफिस एक्टिविटी टू स्ट्रेंथ देयर फाइन मोटर स्किल। तो आपको पता चल गया कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है और पूछ सकता है। आज की वीडियो में इतना है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब अगर हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।